नमस्कार भैया बहनों। हमने कक्षा 7 पाठ 1 हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल के बारे में पिछले कालांश में हमने पढ़ा था कि नई पुरानी शब्दावली और इतिहासकार और उनके स्रोत। आज हम नए सामाजिक सामूहिक समूह के बारे में पढ़ेंगे। अब नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 और 1750 के बीच हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। जो ये समय था, यह काल था 700 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक, जो हजारों वर्षों का जो ये अध्ययन था इतिहासकारों के लिए बड़ा ही एक चुनौतीपूर्ण काम था। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। ये आगे इतिहासकारों के लिए भारी चुनौती रखता है। इस काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। अब परिवर्तन क्या हुए? सामाजिक हुए, आर्थिक हुए, प्रौद्योगिकी हुए, कई प्रकार के खान पान में परिवर्तन हुए, कई प्रकार के परिवर्तन हुए। और इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के भी दर्शन होते हैं। और इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के भी दर्शन होते हैं। प्रौद्योगिकी यानी विकास। जैसे सिंचाई में रेत का प्रयोग करते थे, जब किसान खेती करते थे, कुएं से, नहर से या किसी से भी पानी निकालने के लिए वो रेत का प्रयोग करते थे। धागा बनाने में, कपास से धागा बनाने में वो कताई में चरखे का प्रयोग करते थे। और युद्ध में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल करते थे। जब युद्ध होता था तो बारूद वाले हथियारों का भी वो प्रयोग करते थे। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। अब इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जिसमें आलू, मक्का, मिर्ची, चाय व कॉफी, ये तमाम नई प्रौद्योगिकियां व फसल उन लोगों के साथ नए विचार भी लेकर आए। अब जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, नई तरह का खान पान लोगों में आया, तो ये तमाम नई प्रौद्योगिकी व फसलें लोगों के साथ नए विचारों को भी लेकर के आए। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। यानी कि प्रौद्योगिकी के साथ साथ में और कौन सा काल रहा है? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी रहा। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने का लोगों का चाव बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे। अवसर की यात्रा जब धंधे पानी के लिए, कृषि के लिए, उद्योग धंधों के लिए भी दूर दूर के लोग यात्रा, व्यापार के लिए यात्रा करने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। और इस काल में जिन समुदायों का, अब जो ये उपमहाद्वीप था, इसमें अपार संपदाएं थी, धन संपदा, खनिज, वनस्पति, औषधियां, कई प्रकार की अपार संभावनाएं मौजूद थी। यहाँ से निकालो और बाहर विदेशों में बेचो। और इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। जो एक समुदाय था उसका महत्व बढ़ा, वो समुदाय था राजपूत।
जिसका नाम राजपुत्र या राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच ये नाम आमतर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। तो आमतौर पर किन के लिए निकला ये शब्द? क्षत्रिय लोगों के लिए। जो राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे, और कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। तो इसके अंदर यही नहीं थे, सेना भी थी, सेवा, उनके सेनाओं में सेवारत लोग भी थे, कवि थे, चारण थे, जो राजपूतों के आचार और व्यवहार, आचरण व्यवहार, उनके पराक्रम और उनके स्वामी भक्ति के गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिक और मुंशियों के कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया। अब इनका लाभ जो मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ जातियाँ थी, जिनका काम मुख्यतः लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति, तो आज इन समूहों ने भी उनका लाभ उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। अब इस दौरान क्या हुआ कि जंगलों का इलाका काटते खेती के उपयोग में कर रहे थे, काम ले रहे थे। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण हुई वनस्पति वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। अब यह पर्यावास में जो परिवर्तन हुआ उसके कारण जो वनवासी थे उनको अपना स्थान छोड़ना पड़ा। पर्यावास कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले लोगों की सामाजिक आर्थिक जीवन शैली से है। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के एक नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होकर ये बड़े बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग और बेकार करनी पड़ती थी। अब उनको क्या है, जो खेती करते थे उस खेती का कर राजा महाराजाओं को देना पड़ता था, और इनको जो मालिक होते थे इनको गुलामी बेगारी करनी पड़ती थी, गुलामी करनी पड़ती थी, उनके बिना पैसे लेकर के काम करना पड़ता था। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच और आर्थिक सामाजिक अंतर उभरने लगा। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि जो मजदूर वर्ग थे, किसान वर्ग थे, वो गरीब होते चले गए, पैसे वाला होता चला गया। तो इनके बीच में आर्थिक और सामाजिक अंतर उत्पन्न हो गए। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, और कुछ लोग खेती के समय दस्तकारी आदि का प्रमुख काम भी कर लेते थे। वे जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियां और उपजातियों में बांटे जाने लगे, और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा नीचा दर्जा दिया जाने लगा। लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने के कारण उनके पृष्ठभूमि व्यवसाय आधार पर समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया गया। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। अब उनके कार्य के आधार पर समाज में इनको ऊंचा और नीचे का दर्जा भी मिलने लगा, पर ये दर्जे तो स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधन का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलने और बताने। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और हो सकता, यानी कि विशेष जाति के जैसे किसी क्षेत्र में उसका कब्जा था। जो किसान खेती करता था, तो दर्जी के लोग जो जुलाहों का काम कपड़े से बनाने का हो गया। इस प्रकार से विशेष कार्य को अपना हस्तक्षेप कर लिया। अपने सदस्यों को व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी।
इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों को एक साथ करवाते थे, जिसका कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। अब कुछ नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों के साथ सभा करवाते थे, जिनमें कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों का मुखिया का शासन होता था। मिल मिलाकर के वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। यानी कि जो पंचायतें होती थी, वे गांव का मुखिया होता था, समाज का उसको लीडर बना दिया जाता था, प्रमुख बना दिया जाता था, और वह प्रत्येक मिलजुल करके किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। इसके बाद में आता है क्षेत्र और साम्राज्य। अब चोल, तुगलक, मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते हैं। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से और 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। यानी कि एक संस्कृत का जो प्रशस्ति पत्र दिया गया, उसमें गयासुद्दीन बलबन को एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया, जो पूर्व में बंगाल घोड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी गंजन तक फैला हुआ था। तो उसका क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था? पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी गंजन तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत, जिसमें द्रविड़ भी आ जाता था, और गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेना में आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। सन 700 तक इस क्षेत्र में अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके हैं और अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अपने अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर और सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए खिलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। जो 18वीं सदी के अंदर मुगल जो शासन था वो पतन की ओर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्र की प्रकृति बदल गई। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस महाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी तथा परंपराओं से लगता है कि इन क्षेत्रों में उभरी थी। परंपराओं के कुछ एक दूसरी ओर से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 1700 से लेकर 1750 के बीच के हजारों वर्षों में इन विविध क्षेत्रों की प्रकृति एवं दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। यानी वहाँ की एकता, सर्व क्षेत्रीय ताकतों पर उसका प्रभाव पड़ा। इस प्रकार ये हमारा पड़ताल चलती रही। शेष अगले कालांश में हम पढ़ेंगे पुराने और